Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. आज हम पीईटी एग्जामिनेशन जो फर्स्ट बैच में हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसकी ए बुकलेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी आपसे ये कहा है कि ये इस बुकलेट को सॉल्व करने के हमारे रीजंस यही है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है। लगभग आपको 3 टेबल्स मिल जाएंगे, 3 to 4 टेबल्स, राइट। और दूसरा आपका रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हैं और कुछ मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन हैं। देयर आर आल्सो सम सपोर्टिंग क्वेश्चंस ऑफ जीएस। दे कैन हेल्प यू आउट इन द एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी नेट दैट इज कमिंग इन नेक्स्ट मंथ, राइट। तो चलते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे और बड़ा प्यार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें काफ़ी। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए। ठीक है, चलिए बढ़िया। इससे पहले हमने पहले भी एक पेपर सॉल्व किया था, जो हमने किया था सेट 2 का बी पार्ट, राइट। चलिए बढ़िया। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम में क्या है? ठीक है, ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया है जिसमें ऑर्डर में हमें लगाना है। तो सबसे पहले जो शासन करना शुरू किया था इस ऑर्डर के अनुसार वो इल्तुतमिश के बाद में फिर कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में शेर शाह सूरी और उसके बाद में अकबर। तो क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ठीक है, संत शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम। ठीक है, तो इसका ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चरक संहिता की अगर जब भी बात आती है तो चिकित्सा का नाम ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मिलान करना है कि सही जोड़ा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो कलिंग का जो युद्ध है 261 बीसी पूर्व लड़ा गया था। ठीक है, ये ठीक है। 78 एडी पूर्व शक संवत की शुरुआत हुई थी। 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई। और औरंगजेब का जो इसमें लिखा हुआ है 1709 ईस्वी में, इसकी मृत्यु जो है वो 1709 ईस्वी में नहीं हुई थी बल्कि 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये जो है जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इनमें से किसने भारत के ग्रांड ओल्ड मैन, ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ विल टॉक अबाउट 1915 और 16 में एक हेम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, हेम रूल लीग की शुरुआत हुई और आपको ये लगाना है कि ये किसने करी थी। तो एनी बेसेंट थी और एनी बेसेंट के साथ में लोकमान्य तिलक। कुछ लोग और भी थे लेकिन उनका नाम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम मोस्ट सूटेबल आंसर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक। ठीक है, चलिए बेहतरीन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? आपको करेक्ट मैचिंग करनी है, राइट। तो अभी यहाँ पे इसको हमेशा एलिमिनेशन मेथड से अगर आप करें तो बहुत अच्छा हो जाता है ये क्वेश्चन हमेशा ही। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और अभी आपको ये अच्छी तरह से मतलब देखने में आएगा। ठीक है, अभी देखो स्वामी विवेकानंद जो रहे हैं आपके, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? अपने रामकृष्ण जो उनके गुरुजी थे उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो बी का फर्स्ट आंसर सही हो गया। अभी देखो आप, बी का फर्स्ट आंसर कौन से? बी और सी, इन दोनों में से कोई भी होगा। ठीक है, फिर ये देखते हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? आंसर को एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये कह रहे हैं करो या मरो का नारा जो है वो किसने दिया था? तो आपको याद हो कि करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोस
ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो ये पद किसको दिया गया था? तो दैट पोजीशन वाज ऑफर्ड टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर। किस पे? चेनाब नदी पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बसंत विषुवत कब होता है? वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च को। दूसरा, अगर ऑटम इक्विनॉक्स अगर आपसे पूछ ले तो वो 23 सितंबर को होता है। ठीक है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? द खेतड़ी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द। तो अगर जो जियोलॉजी के स्टूडेंट कुछ होंगे उनको तो झट से ये मालूम होगा, या जिन्होंने भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो खेतड़ी कॉपर बेल्ट करके एक पूरी रेंज है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कॉपर पाया जाता है, तो वहां से कॉपर का प्रोडक्शन करा जाता है। ठीक है, चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये किस में स्थित है? ये असम में स्थित है। इसी सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? बात हो रही है हिमालय से कौन कौन निकलती है। देखो, गंगा निकलती है आपकी, और ब्रह्मपुत्रा निकलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। ठीक है, आगे चलते हैं। बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक रेट मीन्स, बैंक का रेट क्या होता है कि जो जिस भी कंट्री की बैंक है उसकी जो सेंट्रल बैंक आपकी होगी, ठीक है, कौन सी, जो आपकी सेंट्रल बैंक होगी उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वही क्या कहलाएगा? बैंक रेट कहलाएगा उस कंट्री का। ठीक है, चलिए, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? इफ द आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो, with what will happen to the credit creation? इसमें क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन क्या है? बढ़ जाएगा अगर कोषानुपात को घटा दिया जाए। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? In which of the following type of economics resources and owned by the privately and main objective behind economic activities is profit making? तो profit making की बात कैपिटलिस्ट करता है। ठीक है, 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित करे जाते हैं? राइट, तो जो 100 रुपए का नोट है उस पे किसके? वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी के मोहर होते हैं, और बाकी सब पे गवर्नर का साइन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फेमा का पूर्ण रूप हमें देखना है कि फुल फॉर्म जो फेमा की क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य स्वच्छता, जन स्वास्थ्य स्वच्छता, ये काफी पेपर्स में आया है। ठीक है, ये किसमें शामिल किया गया है? ये राज्य की सूची में इसको शामिल किया गया है। स्टेट लिस्ट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था इसके अंतर रखी जाती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उसमें इसको इंक्लूड करा जाता है। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 21A में निहित है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव जो है वो रखा था? Who among the following moved the objective resolution in the Constituent Assembly? तो ये किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ए आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अल्पसंख्यकों के हितों की बात करें तो अनुच्छेद 29 जो है वो कैप्ट करता है किसके? अल्पसंख्यकों के हितों को। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर्ड इन 29 आर्टिकल? राइट,
Now we will move for question number 26. The current carries in solid conductors. जब कंडक्टर्स की बात होती है तो आप ये समझ लीजिए कि कंडक्टर्स में जो भी चाहे वो हीट का कंडक्शन हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो, वो किसके द्वारा होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ठीक है, चलिए बढ़िया। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज दैट, सॉरी, ओके, ऑलराइट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? The light year is the unit measurement of the distance traveled by the light in vacuum in a year. निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप एक और याद रखेंगे इसके साथ ही कि ये दूरी नापने का सबसे बड़ी इकाइयों में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। कभी कभी इसको CaO, यहाँ पे इसका फॉर्मूला इसने गलत लिखा है, CaOCl2 करते हैं, OCl2, राइट। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता जो है वो कितनी होती है? ये 25% इसमें एक्सटर्नल मटेरियल मिलाया जाता है और 75% इसमें क्या होता है? गोल्ड होता है, राइट। संतरे में बहुतायत में क्या होता है? ये इजी सा क्वेश्चन है, विटामिन सी। ज्यादातर खट्टी चीजें जो होती हैं उनमें विटामिन सी होता है, राइट। अब देखते हैं जो मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए। ये यहाँ पर दिया हुआ है, अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 196, 72 एंड 56। आप क्या करिए, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। 72 72, ये कितना हो जाएगा? 14 इंटू 14, राइट। तो आप 14 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो लास्ट में आप काटने पीटने के बाद आपको 18 इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, राइट। दूसरा, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री जो है वो 20% बढ़ जाती है। तो इसमें वही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, A प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, घटने का है तो इसमें माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए और फॉर्मूले में पुट करके आपको आंसर जो है वो 16% का डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, चलिए। 4 खिलाड़ियों का औसत 18.5 है, अगर कोच को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? 20% पड़ रहा है तो 120 हो जाएगा। इसका 120% निकाल लीजिए। ठीक है, इसका 120% निकालने के बाद दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको 37% जो है वो 37 ईयर जो है एज मिल जाएगी, राइट। एकल का विलोम क्या है? एकल का विलोम क्या होगा? बहुल, राइट। दर्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अहंकार, राइट। मन को हराने वाला, मन को हरने वाले को क्या बोलते हैं? मनोबल, राइट। गगन गागर में सागर भरना किस मुहावरे का अर्थ है? थोड़े में ही कुछ बात को कह देना। जैसे गागर में सागर भरने वाले कवि को किसको बोलते हैं? कविवर बिहारी, क्योंकि उन्होंने एकमात्र रचना लिखी है बिहारी सतसई, और उसके लिए भी वो बहुत फेमस है, राइट। तो ये जो आपका मुहावरा है वो कविवर बिहारी के लिए काफी फिट बैठता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, महत्वाकांक्षा। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको शुद्ध रूप में हम लिखते हैं, राइट। अब हम एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप पढ़िए। आई होप दैट आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा शिद्दत के साथ इसको पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, चलिए थोड़ा सा और छोटा करते हैं तो ये आपको और सारे क्वेश्चंस आराम से दिख पाएंगे, राइट। ये कह रहा है नेहरू वाज द मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, मतलब नेहरू में कई कई सारी पर्सनैलिटी थी। वो कैसी? ही वाज एंजॉय टू रीडिंग, write and writing books as much and enjoyed to the fighting politics and social evils or rising to tyranny. In him, the scientist, the humanist were the perfect balance, while to keep looking on social problem from scientific standpoint, right? He never forget that
he should nourish the total man. As the scientist, he refused to believe into the Bible and powers to increase the man's affair. But as a self-proclaimed non-believer, he loved affirmed to the faith in the life and the beauty of the nature. Children he adored. Unlike Wordsworth, he did not see trailing clouds of glory from their recent chosen heaven. He saw them the blossoms of promise and renewal, the only hope of mankind. Now we'll go for the questions. Which of the following statement Pandit Jawaharlal Nehru point of view? पंडित जवाहरलाल नेहरू का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या था? तो वो साइंस और ह्यूमनिज्म को इक्वली इंपॉर्टेंस देते थे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. गिव सिनोनिम्स ऑफ फेमस. फेमस मतलब प्रसिद्ध एक तरह से, तो उसका क्या हो जाएगा? पॉपुलर. राइट. गिव एनोनिमस. जो अब इनके एनोनिमस डिसीजंस देखेंगे हम. बाकी ये काफी इजी है. पहला वाला थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन ये एकदम बहुत इजी है. राइट. गिव एंटोनिम्स देखेंगे किसका? ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ओपेक. ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से आर पार दिख सकता है, और ओपेक में से कुछ भी नहीं दिखता. पक्षी विज्ञानी जिस तरह पक्षियों का अध्ययन करते हैं, वैसे ही नर वैज्ञानिक इसका मानव का अध्ययन करते हैं. दे स्टडी फॉर द मैनकाइंड. राइट. उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी के शब्दों से मेल नहीं खाता. दही, मक्खन, पनीर ये सारे के सारे दूध से बनते हैं और तेल इसमें से अलग है. राइट. किसी निश्चित कूट के लिए इसको आप देखेंगे. ठीक है, इजी सा एकदम इसमें रिलेशन है. इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा. आप इसको देख लीजिए. ठीक है, अब ये साथ साथ में करते चलते हैं हम. थोड़ा सा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है जहाँ तक. ठीक है, कहाँ पहुँचे हम लोग? 49. कह रहे पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीता, निखिल सेड दैट आई एम द ओनली सन ऑफ द मदर सन. हाउ द रीता इज रिलेटेड टू निखिल. रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ. रीता निखिल को किस प्रकार संबंधित है? तो रीता क्या है यहाँ पे? निखिल की बुआ लगती है. राइट. यदि किसी 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या जो है वो कितनी होगी? 5 हो जाएगी. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट परियोजना का? अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा आपको. आप थोड़ा सा देखिए, क्योंकि इसमें पटना में अगर आप इसको खोजेंगे ये भी मिल जाएगा, चेन्नई में भी इसका काम चल रहा है, रांची में भी काम चल रहा है, और अगरतला में भी जो है लाइट हाउस का काम जो है वो चल रहा है. राइट. कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? इसमें से कौन है? रिलायंस जियो जो है वो विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है. राइट. बोल्ड बैम्बू ओसिस लैंड इन ड्रॉथ. अच्छा, सूखे की बात आ रही है तो सीधा सीधा आंसर इसका राजस्थान हो जाएगा. आप इतना कॉमन सेंस से लगा सकते हैं इसको. राइट. अब देखते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो घाना जो है वो मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला कंट्री बना है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ. अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहली कौन थी? कल्पना चावला, और दूसरी शिरीषा बांडला. राइट. ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा. उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है. ठीक है, तो सुमित मलिक इज द मैन हु वाज बैंड फॉर 2 years टू टेकिंग द डोप. राइट. some medicines to enhance the sport performance. भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में एंड टू एंड जो कैबिनेट प्रणाली है उसको शुरू किया गया है. विच भारतीय कंपनी मंत्रालय हाल ही में 2019-20 के लिए UDISI शुरू किया है? किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया हुआ है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं. स्मार्टफोन निर्माता वीवो कंपनी ने अभी विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विराट कोहली हो जाएगा. राइट. आंसर क्या हो जाएगा आपका? विराट कोहली. राइट. नेक्स्ट चलते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुस्पेस
भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसको शुरू किया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करी जाए तो इस पे सबसे ज्यादा एक एक बंदा जो काम कर रहा है, ठीक है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में करके बोलना है। वो काफी फेमस भी है और वो स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक, राइट। किसने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा को साझा करते हैं? कितने? तो 5 जो है वो नेपाल की सीमा जो है हमारी लगती है, उसको 5 राज्य हैं वो क्या करते हैं? साझा करते हैं, राइट। निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? सान जोन्स। कोस्टा रिका की राजधानी सान जोन्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका? सान जोन्स, राइट। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? इसकी आधिकारिक 2 भाषाएं, जिसमें से एक यहाँ पे दिया गया है, एक मलयालम और दूसरी क्या है आपकी? इंग्लिश, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखें, राइट। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, राइट। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक। इतनी बात आप याद रखेंगे। सार्क देशों में कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार बर्मा जो है वो इसका नहीं है सदस्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं? तो औरंगाबाद को काफी फेमस माना जाता है, ठीक है, एमपी में। ओणम किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? केरला में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 69, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ठीक है, तो सबसे नजदीक कौन है सूर्य के? मरकरी। और इसी ऑर्डर में मरकरी, वीनस, ठीक है, मेवेम्पी, एस सन से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर इसी में अगर ये पूछ लेता कि अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा है, तो कौन सा होता? मार्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलेंगे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले, क्या नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ठीक है, तो अभी तक इंडिया में 3 ही लोगों को मिला है, सीवी। ठीक है, तो अभी तक ये जो किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था सबसे पहले एशिया में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। चलिए बढ़िया। अभी ये क्या है? ये आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ में मैंने आंसर्स को मेंशन कर दिया है। आई होप दैट आप इन मेंशन पैराग्राफ को समझ पाएंगे, राइट। 71 का आंसर क्या है? डी आपका, राइट। 72 का अहिंसा और प्रेम आपका आंसर हो जाएगा। विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक कदम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा के द्वारा। ये सारी की सारी चीजें जो यहाँ पे मेंशन की जा रही हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर्स में है, वो सारी की सारी किससे रिलेटेड है? ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ दिया हुआ है उससे रिलेटेड है, राइट। जो गद्यांश आपके सामने दिया है उसमें किसी भारत में किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? शांति, सुख और संरचना। आपके दिए गए गद्यांश के अनुसार नितांत का जो राइट मीनिंग है उपर्युक्त गद्यांश में वो क्या है? भली भांति, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं। इस दूसरे को देखेंगे। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ये गलत आंसर लग गया है इसमें, विद्युत शक्ति का स्वामी नहीं बना है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, प्राकृतिक और प्राणी जगत का सिरमौर। तो बी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। ये आंसर आप काट दीजिए, इसमें ए आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार क्या किया है इसने? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म किया है। पहले बहुत सारे हम लोग भ्रम पाले हुए थे, जैसे बोलते थे कि अगर कहीं दूर की साइड जाएंगे तो समुद्र है किनारों पे और समुद्र में एक बड़ा राक्षस है जो हमें खा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ वी आर ट्रेवलिंग अक्रॉस द सीज एंड ओवरसीज, राइट। विश्व के परिवारवत लाने का प्रमुख कारण क्या है? यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। आज हम
जिस दिन जाना चाहें लगभग 24 से 25 घंटे में लगभग आप जाएं तो 24 आवर में लगभग पूरे कंट्री का पूरे दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है। हस्तामलक शब्द का अभिप्रेत क्या है यहाँ पे? स्पष्ट और अनायात बोधगम्य में। ठीक है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय है? वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80 से लेके 90 तक के क्वेश्चन। इसमें आपको कई सारी टेबल्स देखने को मिलेंगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मैं आपको हिंट दूंगा यहाँ पे और आप लोग साथ साथ क्वेश्चन के आंसर करते जाएंगे। ठीक है। इसमें ये ग्राफ दिया है, इसमें रेशियो दिया है, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, इधर आपको छात्र दिए। राइट। चलिए पहले क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन ज्योग्राफी। अभी देखिए कि ये फ्रिक्शन को अगर हम उसमें तोड़ेंगे, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन आपके होल नंबर्स में आ रहे हैं जैसे 1.25 है, इसमें क्या होगा? हिस्ट्री ज्यादा होगी। राइट। इसमें क्या होंगे? हिस्ट्री में मार्क्स ज्यादा होंगे। बाकी जो पॉइंट के बाद में जो संख्याएं हैं उनमें क्या होंगे? ज्योग्राफी के मार्क्स ज्यादा होंगे। तो ये क्या कह रहा है? पहले में इसको समझें थोड़ा सा, इसको और छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन ज्योग्राफी। तो कितने स्टूडेंट हैं? वो 2 स्टूडेंट है। अभी देखो इनको मार्क किया हुआ है। राइट। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? इसका आंसर क्या है आपका? 1, 2, 3 और 6। इनको इजीली आप देख सकते हैं। ठीक है। 1, 2, 3 और 6। 2, 3 और 6। अभी देखिए पॉइंट सिस्टम में जितने भी हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशतता क्या है? 3 का देखिए कितना है और 4 का देखिए। पहले इसको आपको जो भूगोल और इतिहास के छात्र हैं उनके अलग अलग संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अगर आप निकालेंगे तो 20% आपको आंसर मिल जाएगा। राइट। द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम रेशियो मिनिमम टू द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कितना आएगा? 0.90। 4 छात्रों का भूगोल में 60 अंक मिले हैं। 4 छात्रों को भूगोल में 60 अंक मिले हैं। राइट। तो इसके इतिहास में कितने अंक होंगे? तो इसका रेशियो जो निकालेंगे वो कितना आएगा? 5/4 आपका रेशियो आएगा। कितना आएगा? 5/4। अब 5/4 में देखेंगे तो ऊपर क्या है आप देखिए, ऊपर है आपका हिस्ट्री, नीचे है ज्योग्राफी। तो इसको ज्योग्राफी में 60 अंक मिले हैं, मतलब 4 बराबर है 60 के, तो 1 कितने के बराबर हो गया? 15 के। और 15 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 आंसर हो गया। ठीक है। चलिए ऐसे ये वाला काफी इजी है। ये कह रहा है द मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल कितना? 16-17 में मैक्सिमम राइज हुआ है। देखिए यहाँ 53 से लेके 65 तक पहुंच गया है। ठीक है। ऐसे ही पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में लास्ट के 4 वर्षों का उत्पादन देखेंगे तो 22.2% आपका निकल आएगा। ठीक है। बढ़िया। 8 वर्षों के औसत उत्पादन के बारे में बात करें तो आप सबको जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई जितने भी हैं 4-5 जितने भी आपके बनते हैं उन सबसे डिवाइड करके कितने बोल रहा है? 8 वर्ष के दौरान। तो सबको जोड़ के 8 से डिवाइड कर दीजिए, 62.5 मीट्रिक टन आपको आंसर मिल जाएगा। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में हुई है? तो ये 2018 और 19 में आपको देखने को मिल जाएगी। राइट। चलिए द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन 2014 से 15 और 19 से 20 में, तो कितना आंसर आएगा इसका? 3/4 का रेशियो आएगा टोटल। आप इसको देख लीजिए। ठीक है। बढ़िया। 5 सेल्समैन के कमीशन के बारे में बात करी गई है और इस कमीशन को आपको देखना है। ठीक है। कि कमीशन पर ईयर के हिसाब से कैसे कैसे उनको मिल रहा है। पहले में कह रहा है इन विच ईयर द कमीशन अर्नड बाय द सेल्समैन सी शो दैट हाईएस्ट इंक्रीज सो प्रीसीडिंग ईयर। ये कितने में? 2016 में, जो आप यहाँ इजीली आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए 15 से 16 में यहाँ पे इन सारों का डिफरेंस देख लीजिए आप, इसी में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। कह रहा है वर्ष 2018 में बी का कमीशन और 5 सेल्समैनों का कमीशन। ठीक है। इनका रेशियो आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 20.05।
तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। सेल्समैन का कमीशन 2018 में देखें और 2015 की तुलना में अगर वृद्धि देखेंगे सबसे ज़्यादा तो बी में आपको मिलेगी। ठीक है, बढ़िया। नाउ ये 95 इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महीने में जो खाते जो है, अब यहाँ दूसरा एक और टेबल है, इसमें क्या किया, एक पर्टिकुलर मतलब मंथ्स हैं, इन मंथ में कुछ लोग 4 लोग हैं जिन्होंने खाते खुलवाए अपने, और वो कितने कितने खाते खुलवाते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये कह रहा है कि निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है, तो सितंबर में सबसे ज़्यादा औसत है ऐसे। ठीक है, बाकी 97 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर है। ठीक, आप चलेंगे अगर 98 की तरफ, तो 98 में कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन एंजल। ठीक है, एंजल के अकाउंट ओपन और जरोद्रा के अकाउंट ओपन, किसमें, मई टू सितंबर। इनका देख लीजिए, आपको आंसर जो है 1.04 जो है वो मिल जाएगा। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या औसत संख्या महत्तम है, ठीक है, तो वो ट्रेडबल। ठीक है, औसत निकाल लीजिए, इसका औसत आपको सबसे ज्यादा, ठीक है, वो जो आसानी से आप देख सकते हैं, राइट। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो 57.82, राइट। तो ये सब था आज के इसके पैट एग्जाम की, किसको हुआ था, जो पैट एग्जाम हुआ है, पैट एग्जाम के बारे में। और पैट एग्जाम की भी शिफ्ट कौन सी थी, ये शिफ्ट फर्स्ट थी, और जो बुकलेट है वो भी ए है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आई होप दैट कि ये आपको डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग को कुछ और थोड़ा बहुत जीएस में आगे जो आने वाला हमारा एग्जाम है उसमें आपको हेल्प कर पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।